बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं आपको चैप्टर 10 जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाऊँगा। देखिए स्टूडेंट, आपका जो कंप्लीट बुक के सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं और उनका पता नहीं चलता वो कहाँ से आए हैं और कैसे हैं, सोल्व कैसे करना है। ठीक है, उनके बारे में बनाऊंगा वीडियो। चैप्टर 10 है, चैप्टर 12 है, 13 है एंड 15 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, 12, 13 एंड 15। तो आपने आ जाना यहाँ गूगल पर, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाना है। आपने लिखना वेलकम अकेडमी 1 2 3। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर भी लिख के बता देता हूँ। ये देखें, वेलकम अकेडमी 1 2 3। ठीक है, आपने कोई स्पेस नहीं, बिल्कुल इसी तरह लिख के आपने सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे टॉप पर ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। जो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। यहाँ उसके बाद आपने करना है एमसीक्यूज़ पर। ठीक है, एमसीक्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने 12th क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे आप 12th क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक एंड फॉर सीइंग एमसीक्यू क्लिक ऑन द वर्ड वेलकम अकेडमी। वेलकम अकेडमी पर क्लिक करना है, इस वाले वेलकम अकेडमी पर, ये जो कलर्ड है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। जो मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, आपने जैसे सर्च करना है वेलकम अकेडमी 1 2 3 लिखेंगे, आपके पास मोबाइल पर भी ये कुछ इस तरह से साइट आ जाएगी टॉप पर। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये देखें, ठीक है, वेलकम अकेडमी 1 2 3 लिखा होगा ऊपर ही, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखें, मैं आपको उसमें बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि बार बार आप पूछें ना। ये देखिए, इस पर आपने क्लिक करना है। ये 3 लाइन छोटी छोटी वाली जो है, तो इन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर आपने एंड पे देखना है लिखा हुआ एमसीक्यूज़। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, इस एरो पर क्लिक करना है और किसी जगह नहीं करना है। एरो पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। फर्स्ट ईयर और 12th क्लास, 11th क्लास देखना चाहते हैं या 12th क्लास, जैसे आप 12th क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आपने आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है वेलकम अकेडमी पर। आपके यहाँ इस तरह से कुछ रंगीन हुआ होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको 10th चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखें, ये सारे क्वेश्चन आपने खुद से एक बार पढ़ के देख लेने हैं, आपको कितने आते हैं। यहाँ पर मैं आपको करवा भी देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बुक के स्टार्ट में ही लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ क्वेश्चन है। टोटल एरिया कह दे या आपको टोटल प्रोबेबिलिटी कह दे अंडर द नॉर्मल कर्व, हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन है। अब कहता है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व ऑन अदर साइड ऑफ द मीन। मीन की दूसरी साइड पर कितना होता है, ये आपको मैं बता दूँ। मीन के एक साइड पे 0.5 होता है, दूसरी साइड पे भी 0.5 होता है। 0.5 + 0.5 टोटल हो जाता है हमारे पास 1। ठीक है, आपको कह दे एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व ऑन लेफ़्ट साइड कह दे या राइट साइड कह दे या अदर साइड कह दे, तो आपने 0.5 में ही लगाना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड व्हेन n इज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ होती है, ये उस वक्त यूज़ होती है स्टूडेंट जब n इज़ वेरी लार्ज, या लार्ज कर लें या आपके पास वेरी लार्ज का ऑप्शन आएगा, लार्ज लगाना है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, दिस शेप ऑफ नॉर्मल कर्व डिपेंड्स अपॉन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शेप जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दूसरे नंबर पर ये डिपेंड करती है स्टैंडर्ड डेविएशन पर। ठीक है, आपको स्टार्ट में ही ये डेफिनेशंस मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर आ जाएँ, नेक्स्ट है, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, 4th का ए ऑप्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन। शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज़, नॉर्मल कर्व की शेप क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको कह दे नॉर्मल कर्व की हमारे पास होती है बेल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारे पास होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन
इसकी शक्ल कुछ बेल शेप होती है, यानी कि बेल की तरह बनी होती है, जो घंटी होती है बेल। तो नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आती है हमारे पास? लेप्टोकर्टिक होते, प्लेटिकर्टिक होते, मेसोकर्टिक होते या नन होती है। आपको लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक का 11th क्लास में ही पता चल गया होगा, ठीक है। उसके 3rd चैप्टर में मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो उसमें ही पता चल गया होगा लेप्टोकर्टिक क्या होती है, प्लेटिकर्टिक क्या होती है, मेसोकर्टिक क्या होती है। तो इसका क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसी होती है? ये मेसोकर्टिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेसोकर्टिक को नॉर्मल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम नॉर्मल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? इसके मॉडल यानी कि कितने होते हैं? मल्टी मॉडल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लातादार, ठीक है। यूनी मॉडल का मतलब होता है एक मॉडल, बाई मॉडल का मतलब होता है 2 मॉडल, ट्राई मॉडल का मतलब होता है 3 मॉडल। तो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये यूनी मॉडल होती है, यानी कि सिंगल मॉडल भी इसे कह सकते हैं। इसका बी ऑप्शन है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ पैरामीटर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 ही पैरामीटर होते हैं, आपको पता होगा, मीन एंड वेरिएंस। ये 2 पैरामीटर होते क्या हैं ये भी आपको पता होगा। जो हमें चाहिए तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो हमारे पैरामीटर होते हैं। अब द रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होती है? ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कहाँ से कहाँ लाई करती है? ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। आपका जो 10.2 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है, उसमें इन्फिनिटी यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट आ जाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज़ ऑलवेज, इसे पॉपुलेशन सिग्मा बोलना है, ठीक है। पॉपुलेशन सिग्मा कहें या आप स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं। तो ये कितना होता है? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टूडेंट हमारे पास बात कर लें तो हमारे पास जो सिग्मा होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बेशक वैसे बात करें किसी भी लिहाज से स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी माइनस में नहीं आता। ये क्यों नहीं आता? ये पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन होता है। जिस तरह ये मेरा एरो है, ठीक है, यहाँ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है गोल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। 0 भी पॉजिटिव होती है, आपको पता है, 1 भी पॉजिटिव होता है। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला, पॉजिटिव। आपने ये वेबसाइट पर जाकर लाजमी पढ़ लेने हैं सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ एक्स अप्रोचेज टू 50 एंड 25। अब ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जो फर्स्ट वैल्यू देगा आपको वो हमेशा मीन की देगा, जिसे हम म्यू बोलते हैं। जो सेकंड वाली वैल्यू है वो देगा हमें वेरिएंस की। हमेशा पहली वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए, पहली वैल्यू हमेशा मीन की होती है, ठीक है। इसे मीन भी कह सकते हैं, इससे यहाँ हम म्यू भी लिख सकता है। म्यू आपको पता है कैसा होता है, यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ नीचे करके। यहाँ मेरे पास म्यू लिखा होगा, ये देखें, ये होता है म्यू, इसे म्यू बोलते हैं इसमें, ये देखें, ठीक है। सी ऑप्शन वाला ये म्यू है, म्यू इस तरह का होता है। अब आ जाए नेक्स्ट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। म्यू इसका कितना है? पहला मीन है तो ये 50 है। इफ़ एक्स अप्रोचेज टू नॉर्मल तो 50 एंड 25, देन वेरियंस कितना है? 25। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरियंस 25 है। अगर आपको कहें स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो 5 होगा। वो 5 क्यों होगा? क्योंकि वेरियंस जो है हमारे पास वो सिग्मा स्केयर होता है। ये वाला जो सिग्मा है इसका स्केयर बन जाएगा वेरियंस, ठीक है। तो जब आपको कहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं तो स्केयर का हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा। 25 का स्केयर रूट लें तो 5 आता है। अब नेक्स्ट आ जाए, इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x + 10 एंड एक्स अप्रोचेज टू नॉर्मल 50, 25 नॉर्मल, ठीक है, देन द मीन ऑफ y इज़। मीन क्या होगा? जब हम y का मीन लेना स्टूडेंट तो हमारे पास जितने वेरिएबल हैं उनका मीन बन जाता है, लेकिन कांस्टेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये सोल्व, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखें, यहाँ पर आ जाएंगे हम और लिखेंगे, ये देखें, जब आपका y जो है इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर, 5x + 10 + 10। तो क्या होगा हमारे पास? जब हम y का मीन ले लें ना तो ये मीन का रूल है, जो इसका हमारे पास आएगा वेरिएबल, जिस तरह यहाँ x है, ठीक है, तो इसका भी मीन बन जाएगा हमारे पास। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जब y का बार लेंगे
ऊपर 12 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास 5 मीन, और ये कांस्टेंट को कुछ नहीं कहेगा, प्लस 10। जब आप इसे प्लस करेंगे 10 करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपका y कितना आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, प्लस 10। जब आप 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। जब इसमें 10 प्लस करेंगे तो आपके पास 260 आ जाएगा। ये आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसको सोल्व करने का। पेपर में इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं यही आ जाए, ठीक है। इफ़ इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज़ 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 25 देन मीडियन इज़। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या होगा? आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारे पास? मीन हो, मीडियन हो, एंड मीन, मीडियन और थर्ड एवरेज जो होती है हमारे पास वो होती है मोड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर होती हैं। इसका मीन है हमारे पास 40, तो इसका आपसे मीडियन पूछ ले, मोड पूछ ले, तो वो भी कितना आएगा? 40। इसका सी वाला ऑप्शन है। अब आ जाए नेक्स्ट। इफ़ इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज़ 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 25 देन मोड इज़। मोड क्या होगा? देखिए वही बात, मोड कितना होगा? जो मीन होगा वही हमारा मोड होगा। मीन कितना है? 40, यही हमारा मोड है। द मीडियन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन क्या होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो उसमें मीन होता है हमारा 0, वेरिएंस होता है 1। तो जो मीन होता है वो इक्वल होता है मीडियन के, और मीडियन इक्वल होता है मोड के। मीन अगर 0 है तो मीडियन हमारा कितना होगा? ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखें, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता है, मीन ऑफ एक्स, किसी भी वेरिएबल का मीन जो होता है वो होता है हमारे पास इक्वल टू मीडियन ऑफ एक्स के। ये पेपर में काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता मोड, और ये होता है मोड के, मोड ऑफ एक्स के। ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन और स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता, खासतौर पर ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये आपको यहाँ पर ही बता दूँ मैं। ये जो 2 है ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये आपके पास स्क्वायर ही शो हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास ये 2 वैसे ही साथ शो हो रहा है, ये आपके पास स्क्वायर शो हो रहा होगा। तो ये किसके इक्वल होता है? जब भी हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास दी डेविएशन ऑफ मीन फ्रॉम एनी वेरिएबल इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सॉरी वेरिएंस जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर होता है। जब इस पर स्क्वायर रूट डल जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी है हमारे पास ये वेरिएंस। तो नेक्स्ट आ जाए, इफ एक्स अप्रोचेज टू नॉर्मल 100 एंड 145। अब पहली वाली कौन सी है, क्या चीज़ की है? ये आपने सोच लिया होगा, ये मीन की है। सेकंड वैल्यू किस चीज़ की है? वो वेरिएंस की है, सिग्मा स्क्वायर की। देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड में। अब ये क्या है हमारे पास? सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। पॉपुलेशन सिग्मा जो होता है वो आपके पास होता है कुछ इस तरह का। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, पॉपुलेशन सिग्मा आपके पास इस तरह का होता है। ये देखिए इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिग्मा, ठीक है। ये इस तरह का होता है कुछ, सिग्मा इसे कहते हैं, पॉपुलेशन सिग्मा कहते हैं, और इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। अब आपके पास क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास होता है ये कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ये होता है, फर्स्ट वैल्यू होती है मीन की। मीन है हमारा 100, वेरिएंस कितना है? सेकंड वेरिएंस की होती है, वेरिएंस है हमारा 144। तो ये किसके इक्वल है? वेरिएंस हमें उसने कितना दे दिया? इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास। ये देखिए मेरे पास ठीक तरह साइन तो नहीं डल रहा, लेकिन मैं स्क्वायर डाल देता हूँ, ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है। वेरिएंस हमारा कितना आ गया? 144। इतना ही मैं दोबारा से देख लेता हूँ, ये देखें बिल्कुल इतना ही 144 है।
तो हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये स्क्वायर है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का, यहाँ पर भी और उसका भी। ये देखिए यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ओके, ये स्क्वायर रूट इसका भी लूँगा और इसका भी लूँगा, 144 दोनों का स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर आ जाएगा इसका स्क्वायर जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये सिग्मा, ठीक है, ये बच जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट लूँगा 144 का, कैलकुलेटर से आप लेंगे तो आपके पास आएगा 12, ठीक है, ये मैंने प्रूव करके भी आपको साथ ही बता रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दी वैल्यू, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने पेपर में साथ ले जानी है मैं वो भी आपको बताऊँगा। द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डेविएशन की हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या वैल्यू होती है, ये स्टार्ट के पेज में ही आपको मिल जाएगा। ये होती है हमारे पास 0.7979 सिग्मा, पॉपुलेशन सिग्मा इसे बोलते हैं। तो वो अपने वैल्यूज़ लाजमी याद कर लेंगे, मेरा ख्याल है ये 3rd पेज पर ही आपको मिल जाएंगी। द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टाइल डेविएशन की हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 0.67, और इसका भी ये मैं यहाँ पर लगा दूँ, इसका भी है पीछे वाले का, और इसका जो है वो हमारे पास 0.67 एंड कितना है हमारे पास 0.6745 सिग्मा इसके इक्वल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये 2 वैल्यू ही आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी तो वैसे ही आप निकाल लेंगे खुद ही से। द लोअर क्वार्टाइल एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप क्लियरिटी से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये साबित हो जाएंगे। अब आ जाएं यहाँ पर, ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल क्या होता है। लोअर क्वार्टाइल को स्टूडेंट Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको बता दूँ, या आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे Q, आप बेस पे लिख रहे होंगे 0.25, ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका अपर क्वार्टाइल होता है उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं Q3 से, और इसकी बेस में लिखते हैं आप 75, ठीक है, ये Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बताना चाहिए, लोअर क्वार्टाइल Q1 है, अपर क्वार्टाइल Q3 है। अब आ जाए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके पास लोअर क्वार्टाइल किसके इक्वल होता है, Q1 पूछ रहा है। Q1 हमारे पास इक्वल होता है म्यू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए इक्वल होता है हमारे पास म्यू माइनस सिग्मा, जो पॉपुलेशन सिग्मा है, ठीक है, इसके साथ होता है हमारे पास क्या होता है 0.6745, ये इसके इक्वल होता है। जो Q3 होता है उसमें दरमियान में प्लस होती है, बस फ़र्क इतना सा ही होता है। अब आ जाए नेक्स्ट, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है मीन एंड वेरिएंस की। मीन की भी क्या वैल्यू है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो उसमें मीन होता है हमारा 1, ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं ये चीज़ें। म्यू लिखेंगे हम, हमारा होता है 0, जो वेरिएंस होता है वो होता है हमारा 1, माइनस करेंगे इसे -0.6745, और जो हमारा सिग्मा होता है वो होता है 1, ठीक है। जब आप इसे पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये 0 का 0 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसने कुछ नहीं रहना, ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का -0.6745, ठीक है। ये प्रूफ भी मैंने कर दिया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये 0.6745। अब आ जाए दी वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल की क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, सॉरी ये लोअर नहीं, अपर क्वार्टाइल पूछ रहा होगा। दी वैल्यू ऑफ अपर क्वार्टाइल, जी हाँ अपर क्वार्टाइल पूछ रहा है। ये म्यू प्लस होती है हमारे पास, यहाँ पर Q3 लिखता हूँ, Q3 को अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 एंड ये 0 और 1 क्यों पुट किए, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं। अब आप इसे जब सोल्व करेंगे तो 0 का 0 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर इतना ही रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6745। ये होगी प्लस की, ऐड की, जमा की, ठीक है। तो ये क्या आएगी 0.6745। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैज़ मीन, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का
हमारे पास मीन क्या होता है? जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो उसका मीन हमारे पास कितना होता है? हमेशा 0 होता है। मैंने ऑलरेडी अभी बताया आप लोगों को। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैज़ ए वेरिएंस, वेरिएंस होता है इसका 1, ये आपको पता होना चाहिए। Q1 इज इक्वल टू, Q1 किसके इक्वल होता है? 0.25, जिसे आप क्वार्टाइल 1 कहते हैं। Q3 जो होता है 0.75, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, सी ऑप्शन, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी की कहाँ लाई करें, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके लास्ट वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये 10.2 के, ठीक है। मुझे याद है ये आपके किस किस के इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये पॉइंट में नहीं आता, ये आपको परसेंटेज में आता है। जिस तरह फर्स्ट वाले का क्या है हमारे पास? 0.6827। अब ये अगर आपको परसेंटेज में आ जाएगा तो किस तरह से आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 0.6827 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 68.27%। हो सकता है आपको इस तरह आपके ऑप्शन हो, तो आपने परसेंटेज में भी बना के देख लेना 100 से मल्टीप्लाई करके। अब आ जाए, ये तीनों आपने खुद ही से इसी तरह कर लेने हैं। फर्स्ट वाले का कितना मैंने बताया आपको? 0.6827 का। तो 28 क्वेश्चन देख लें, इसमें 2 यूज़ होता है, आपको फ़र्क का पता होना चाहिए। यहाँ एक है हमारे पास, ये पॉपुलेशन सिग्मा जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ये एक है। नेक्स्ट वाले में 2 है, उससे नेक्स्ट वाले में 3 है। 28 का क्या आंसर आएगा हमारे पास? ये देखिए 0.9549, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला। इसे परसेंटेज में लिखेंगे 95.45 आ जाएगा। 29 पर आ जाए, इसका क्या आएगा हमारे पास? 99.73% कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 0.9973, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ से पॉइंट जो इन्फ्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आ जाए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ जी लेस देन आर इक्वल टू ए इज इक्वल टू। जब ये लेस देन इक्वल आर इक्वल टू कह दे आपको ए के, तो ये हमारे पास होता है 5 ऑफ ए। जब ग्रेटर देन का आ जाए तो 1 - 5 ऑफ ए, इसका आएगा 5 ऑफ ए, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, उम्मीद है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्वेश्चन करते हुए इसकी समझ आनी लाजमी है। ये किसके इक्वल होती है? ये होती है हमारे पास 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, इसका थर्ड ऑप्शन है सी। नेक्स्ट आ जाए पी ऑफ जी मॉड लेस दैन आर इक्वल टू। मैंने इसके ऑलरेडी क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे, देखे होंगे आपने। तो ये किसके इक्वल होता है? जब लेस देन आ जाए तो ये होता है हमारे पास 2/5 ऑफ ए माइनस 1, ये आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाए तो हमारे पास होता है 2/5 ऑफ ए, ये होगा इसका ऑप्शन बी वाला, 2/5 ऑफ ए। लेकिन इसमें माइनस आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, आपने माइनस वाला लगाना। 2/5 ऑफ ए ब्रैकेट में आपके पास आ रहा होगा माइनस, आप जब देखेंगे तो आपके पास माइनस आ रही होगी। तो नेक्स्ट आ जाए हम 36 पर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज़। अब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देख लीजिए, ये जो 36 पे आ रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो सेकंड ईयर के पेपर हुए हैं, सॉरी फर्स्ट ईयर के पेपर हुए हैं, उनमें भी ये आया हुआ था। 2018 के पेपर में ये ऑलरेडी आया हुआ था, मुझे याद है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन इस लॉजिक से दे देता है, जो आपको लॉजिक को समझते हुए आपने हल करना होता है। अक्सर स्टूडेंट नहीं करते वो क्वेश्चन, और मेरे स्टूडेंट ने भी वो क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें ये बताया होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन क्या होती है। ये आपने ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर का, उसमें यूज़ हुई हैं टर्म्स। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, तो ये इसका बी ऑप्शन है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन क्या होती है, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला बताया था, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। म्यू जब आपने लिखना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखें यहाँ पर, ये देखें म्यू इज़ इक्वल टू वेरिएंस। अब आपको फर्स्ट मोमेंट्स आपको पता होता है 0 के इक्वल होती है, थर्ड मोमेंट भी 0, ऑल मोमेंट जो आपके पास होती हैं ये ओड मोमेंट, ऑल ओड मोमेंट्स अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। मोमेंट आपके पास फर्स्ट पूछ ले, ये आपके पास इक्वल होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर को, फर्स्ट मोमेंट 0 के इक्वल होगी। अगर आपसे पूछ ले थर्ड मोमेंट, वो भी 0 के इक्वल होगी। 5 पूछ ले, वो भी 0 के,
7 पूछ ले वो भी 0 के, 9 पूछ ले वो भी 0 के इक्वल होगी। अब आ जाते हैं जो हमारे पास इवन मूवमेंट्स हैं। मसलन अब पूछ लेते हैं सेकंड मूवमेंट क्या होती है। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। यह आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है सिग्मा, ठीक है। जो इसकी बेस होगी मीन की बेस कितनी है, अब 2 है, तो इसकी पावर कितनी ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब आपने 2 में से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख देना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, 1 मल्टीप्लाई होगा सिग्मा से तो 1 ही रहेगा। अब आ जाए इसकी फोर्थ मूवमेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर भी 4 ले लें सिग्मा की। जैसे आप सिग्मा की पावर 4 लेंगे, इसमें से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख दें 3 बेस पे, 3 सिग्मा पावर 4 हो गया, ठीक है। इजीली आपका सोल्व हो गया। अभी आपकी बुक में सिर्फ फोर्थ मूवमेंट तक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप 6th मूवमेंट भी लेंगे, क्योंकि मैंने नॉलेज ली हुई है, मुझे सारा पता है इन क्वेश्चन का। अब जब आप इसकी 6th मूवमेंट लेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 6 में से 1 माइनस होगा तो नीचे आ जाएगा आपके पास 5 सिग्मा पावर 6। ये आपको लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। तो इसका क्या आएगा हमारे पास, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज वेरिएंस एंड इन में फोर्थ मूवमेंट क्या आया, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ये देखें, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन इज 3 सिग्मा पावर 4। तो यहाँ 3 सिग्मा पावर 4 कौन सी है, ये यहाँ पर आनी थी, ठीक है। यहाँ पूछे सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट हमारा इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछे सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 5। सिग्मा स्केयर आपके पास 5 है, तो फोर्थ मूवमेंट क्या होगी, ये मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को बताया हुआ है। सिग्मा स्केयर, मेरे पास सिग्मा स्केयर लेने के लिए तो इतना एडिटर अच्छा नहीं है, लेकिन सिग्मा स्केयर आप फर्ज करें ये सिग्मा स्केयर है, इसकी वैल्यू उसने दी 5, ठीक है, 5 लिखाता हूँ। अब फोर्थ मूवमेंट पूछ रहा है, फोर्थ मूवमेंट क्या आएगी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा की पावर चाहिए 4, ठीक है। सिग्मा पावर मैं लेता हूँ 4, इसकी जब पावर 4 लूँगा, 4 किस तरह लूँगा, 2 ऑलरेडी है, 2 और ले लूँगा, इसकी पावर 2 लें, ठीक है। इसकी पावर जब आप 2 लेंगे 5 पावर तो क्या आएगा आपके पास 25, ठीक है। जब आप 25 आ जाएगा आपके पास सिग्मा 4 की पावर, तो आपने सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना है फोर्थ मूवमेंट की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखा दी है। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी करनी है, 25, ठीक है। फोर्थ मूवमेंट की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 25। मैं यहाँ पर 25 पुट करता हूँ, सिग्मा पावर 4 जहाँ थी वहाँ मैंने 25 पुट किया। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास, 75 आ जाएगा। तो ये इसका कौन सा ठीक है हमारे पास, 75 वाला। अब आ जाती प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल एक्सीड्स। ये आपको ऑलरेडी पता होगा एक्सीड कहाँ से करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 0 की वैल्यू जो है 0.5 से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाफ होता है 0.5 से या पीछे जाएगी या आगे जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, 0.5 से इधर जाएगी लेफ़्ट या राइट। अब आ जाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू प्लस माइनस 0.6745। तो ये एरिया कितना बनता है आपको ऑलरेडी पता होगा। ये इसका जब मैंने क्लास में टेस्ट लिया ना, तो अक्सर स्टूडेंट ने इसका लगाया हुआ था 68.27%, लेकिन ये नहीं बनता, क्योंकि ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा नहीं है, ये म्यू प्लस माइनस 0.6745 है। ये हमारे पास आती है हाफ एरिया, 50% इसका बनेगा। 50% कह लें या 0.5 कह लें, 0.50 कह लें, ठीक है। इसका ये ऑप्शन है। इन नॉर्मल का ऑर्डिनेट इज़ हाईएस्ट एट, ऑर्डिनेट की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, कहाँ पर होती है, ये मीन की होती है, ठीक है। ऑर्डिनेट हमेशा हाई होता है मीन पर, लेकिन जो कम होता है वो वेरिएंस होता है। ये ऑर्डिनेट इज़ लोएस्ट एट वेरिएंस लगाना है, लेकिन आपके सिलेबस में ये कंसेप्ट शामिल नहीं है, आपके सिर्फ हाईएस्ट का ये हमारे पास आएगा मीन का। तो नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट एक्स इज़ इक्वल टू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कहता है जो हमारे पास ऑर्डिनेट होता है वो एक्स पर ही मैक्स होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो वो क्या होता है हमारे पास, होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हाईएस्ट होता है, किस पर होता है, मीन पर होता है। मीन क्या है हमारा, मीन आ जाएगा।
म्यू आ जाएगा। जिसे म्यू बोलना, माइक्रो नहीं बोलना। जो अननोन टीचर हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, वो इसे माइक्रो बोलते हैं। लेकिन आपने पढ़े लिखे स्टूडेंट की तरह इसे म्यू बोलना है। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ एट। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का मैक्सिमम मीन कहाँ पर होता है? तो ये आपको पता होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट म्यू ही होता है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, इस तरह के इसमें ऑप्शन नहीं दिए होंगे, इसमें ज़ीरो आया होगा या म्यू आया होगा, तो आपने म्यू लगाना है। अगर ज़ीरो आया हुआ है तो आपने ज़ीरो लगाना है आप, और उस सिचुएशन में लगाना है जब हमारे पास म्यू ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने म्यू देखना है, म्यू आएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट जी। जी पर कितना होता है हमारे पास? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जी पर ऑर्डिनेट कितना होता है? जी होती है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना होता है? ज़ीरो होता है। जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो ये हमारे पास म्यू की वैल्यू होती है ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो लगानी है, ठीक है। वेरिएंस पूछ ले वो होता है हमारा 1 होता है, वेरी सिंपल। तो इसका म्यू लगाना है अपने ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए, इफ एक्स अप्रोचेज टू एन ए बी देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज का, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। इसका क्या आएगा हमारे पास? 46 ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 45 है क्वेश्चन। इसका आएगा हमारे पास a प्लस जी, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ b। ये आपने पढ़ा होगा, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है ये आपकी 10.2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है ये 46 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, 46 एंड 47। फाइव ऑफ माइनस इन्फिनिटी ये किसके इक्वल होता है, एंड फाइव ऑफ प्लस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? ये आपको पता होगा। माइनस, जब फाइव ऑफ माइनस इन्फिनिटी हो वो हमारे पास होता है ज़ीरो के, ठीक है। आपके पास यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लस, ठीक है। फाइव ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? फाइव ऑफ प्लस इन्फिनिटी हमारे पास होता है 1 के इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ इसे अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करते ही मैं आपको बता देता हूँ ये कितना आएगा हमारे पास। यहाँ प्लस लिखा होगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा मेरे पास ये प्लस का ऑप्शन भी आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए प्लस का आ रहा है, ठीक है। प्लस 5 किसके इक्वल होता है? ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये 1 के इक्वल होता है। जो 5 ऑफ माइनस इन्फिनिटी है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इसका एक ऑप्शन ए, इसका एक ऑप्शन बी। अब विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ हमारे पास करेक्ट है? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी, ठीक है। वही हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की 3 इकसाम होती हैं, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड थर्ड होती है हमारे पास लेप्टोकर्टिक। तो प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड मेसोकर्टिक, उसमें से ये हमारे पास कौन सा रिलेशन बिल्कुल सही है? बीटा 1 की हमेशा वैल्यू होती है 0, ठीक है। बीटा 2 की होती है 3। बीटा 1 इसलिए नहीं सही क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 0 होती है। अब ये आएगा एम बीटा 2 इज इक्वल टू 3। अब इसका लास्ट वाला देखिए म्यू 3, म्यू थर्ड किसके इक्वल होगा? ये आपके पास 0 के इक्वल होगा। मैंने ऑलरेडी बताया, ऑल ओड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल टू 0, ये आपको पता होगा, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन मूवमेंट इज़ कॉल्ड, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज आपको पता है वेरिएंस होती है। अब आई एन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब आइए नेक्स्ट जो आपको मैं वीडियो दूंगा उसमें ये बताऊंगा कि आपने पेपर में ले जाते वक्त कौन कौन सी चीज़ें साथ ले जानी हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में वीडियो दे दूंगा मैं आपको, आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। इसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसी के नीचे आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, सर हमें इस बात की समझ नहीं आई। ये देखिए यहाँ पर आप इजीली कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा चाहिए तो उस पर भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।